सर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि एआई लोगों की जॉब खा रहा है। आपको क्या लगता है कि सच में एआई लोगों की जॉब वो कर रहा है? इंडिया में तो अभी उसका कोई इम्पैक्ट दिखता नहीं है। आपको क्या लगता है सर, आज का जो युवा है वो टैक्स सेविंग को लेके स्मार्ट हो गया है या अभी भी कुछ सीखने की ज़रूरत है? आज स्टार्टअप की जो अपन बात करते हैं तो स्टार्टअप में लोग बाग इमीडिएट फंडिंग लाके कमाने की सोचते हैं। आज की जो टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी है, अगर हम 10 साल पहले की टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी से कंपेयर करें तो कितना कुछ बदला है? उस वक्त में सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। बहुत कम बड़ी फर्में थी जो सॉफ्टवेयर लेती। तो सर अभी टैक्स के साथ एक जीएसटी और नाम बहुत ज़्यादा ही चल रहा है और जीएसटी हर चीज़ में लगा दी गई है, तो आपके हिसाब से ये कितना सही है? ब्लैकमेलिंग और इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ आती है क्योंकि आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते हो। ये क्रिप्टो को आपको ट्रेस करना बहुत मुश्किल का काम है। हेलो नमस्ते इंडिया, मैं संदीप यादव। मेरे साथ हैं आज ऐसे इजी इन्फोटेक के ओनर अमित गुप्ता जी। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया। जी सर, हम बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं। अपने बचपन के बारे में सर कुछ बताइए थोड़ा बहुत, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई? बचपन में मेरे फादर का कपड़े का व्यवसाय है और बचपन में मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ा और मैंने फिर ग्रेजुएशन कॉमर्स कॉलेज से की। उसके बाद मैंने सीए किया और अच्छा था, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आती थी पढ़ाई में। अकाउंट्स वगैरह मैथ में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर आया था तब मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि ये कंप्यूटर क्या चीज़ होती है, तो मैंने एक कोर्स किया था। तो उस वक्त मेरे को इंटरेस्ट जो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में था बहुत क्रिएट हुआ, क्योंकि उसमें आपको कंप्यूटेशन करना है, कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा होता था। तो वो किया। फिर मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर से ट्यूशन भी पढ़ाना चालू किया। 12th के बच्चों को पढ़ाता था जब फर्स्ट ईयर में था, फिर सेकंड ईयर में था तब 12th और फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाता था। जब फाइनल ईयर में था तो भी ट्यूशन कंटिन्यू की, फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों को पढ़ाता था। तो यानी खुद सेल्फ अर्निंग करके अपने आप का जो भी एक्सपेंडिचर है उस वक्त में उठाना करना, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा। शुरू में 11th-12th में मैंने ज्वेलरी से रिलेटेड काम सीखा। फर्स्ट सेकंड ईयर में भी ज्वेलरी से संबंधित मैंने काम सीखा, गद्दियों पे बैठा करी, पर मेरा कभी भी उस ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं जागा। जबकि ज्वेलरी जयपुर के अंदर सबसे पैशनेट और सबसे यानी पैसा कमाने का बिजनेस माना जाता था, तो भी मेरा इंटरेस्ट कभी भी उस तरफ नहीं गया। मेरे को ज़िंदगी में कुछ अलग ही करना था, तो मैं हमेशा थोड़ा टेक मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा था और मैंने टेक की तरफ ही अपना दिमाग डाइवर्ट किया। फाइनल ईयर में मैंने ऑडिट से रिलेटेड काम सीखा। फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर में बीकॉम के बाद में मैं सीधे मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन की, 3 साल की ट्रेनिंग की। उस 3 साल की ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने उस वक्त हमारे उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एक छोटा सा एक पार्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, उस वक्त मेरे को उसने बहुत अट्रैक्ट किया। तब हमारी कंपनी में कंप्यूटर हुआ करता था भाई, आप पर्सनली तो परचेज़ कर नहीं सकते थे, बहुत कॉस्ट थी। तो उस कंप्यूटर के अंदर तब मैं छोटे छोटे प्रोग्राम जो हमारे कोर्स में थे उससे रिलेटेड बनाता था। तो ये एक अच्छा था। फिर उसके बाद में जब मेरा सीए हुआ तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं फाइनल नहीं पास कर पाया, तो फिर मैंने अपना सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने अपना अकाउंटिंग से रिलेटेड काम चालू किया कि अकाउंटिंग करूं। फिर थोड़ा सा मैंने सॉफ्टवेयर सीखा। उसके बेसिस पे मेरे दिमाग में एक जो 3 साल की आर्टिकलशिप में प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम चालू किया खुद ही। थोड़े समय बाद में मेरे को लगा कि मेरे से संभव नहीं, तो फिर मैंने एक एम्प्लॉय रखा, उसके साथ में काम चालू किया। मैं अपना सीए की प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए दिन भर मार्केट में घूमता था, अकाउंटिंग का काम लाने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा। जी सर, आपने अभी बताया सीए, तो आपने सीए चुनने के पीछे क्या वजह थी? फैमिली प्रेशर था, पैशन था या प्रैक्टिकल सोचना था? नहीं, उस वक्त तो देखो बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ नहीं था। घर के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत थे, तो फिर एक दिमाग लगता था, क्योंकि मेरा खुद का डाइवर्जन जो था वो अकाउंट और मैथ की तरफ ज़्यादा था। कमर्शियल पार्ट मेरे को बहुत ज़्यादा सूटेबल करता था। तो मैंने हमेशा जो अपना सोच बनाई कि चलो एक सीए कर लेते हैं, कि सीए करने के बाद में कुछ ना कुछ अपन आगे अच्छा कर लेंगे। तो सीए की प्रैक्टिस तो करना एक मेरे लिए टिपिकल टास्क थी, क्योंकि जयपुर के अंदर बड़ा कंपटीशन था।
और घर में ही करीबन 7-8 चार्टर्ड अकाउंटेंट जयपुर में प्रैक्टिस में थे, तो आपको सपोर्ट मिलना बड़ा मुश्किल का काम था। जॉब करने का मेरा कोई कभी भी विचार रहा नहीं। और सीए एक ऐसी फील्ड थी कि जिसके अंदर ठीक है कि आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर ही लोगे, तो इसलिए एक सीए का सोच थी कि एक सीए कर लिया जाए। तो सर आपको क्या लगता है कि सीए अकाउंटिंग के अलावा भी कुछ स्किल सिखाता है आपको? सीए में आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिलता है। यही मेरे हिसाब से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 3 साल की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आप कर रहे हो, जिसमें डिफरेंट टाइप के आप अकाउंट्स देख रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स आप मिल रहे हो, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास में जा रहे हो, तो आपको उनका कल्चर जानने को, उनका ट्रांजैक्शन जानने को, किस तरीके से काम हो रहा है, वो प्रैक्टिकली बहुत बड़ा आपको एक एडवांटेज मिलता है उसका। तो वो और हर किसी फील्ड में नहीं मिलता। 1-2 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी, आपको पूरे 3 साल ट्रेनिंग करनी है। तो वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि आप जब ग्रेजुएट होते हो तो सीए भी उसी समय में पूरा हो जाता है और आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान हो चुका होता है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ले चुके होते हो। सर आज हमारे दर्शक जो सीए बनने का सपना देख रहा है, आप उसको क्या इम्पोर्टेंट कुछ सजेशन देना चाहोगे? सीए एक बहुत अच्छा फील्ड है। मेरे सोच से आदमी को सीए करने के बाद में उसको एक जो सेल्फ बिल्डअप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत अच्छा आ जाता है। तो सीए करता है बंदा तो उसको आगे जाके उसका ये नहीं है कि वो कमा नहीं सकता, एक अच्छा हैंडसम अमाउंट वो अर्न कर सकता है। उसको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। जी सर, आप अपना खुद का जो फाइनेंस है वो कैसे मैनेज करते हैं? लाइक आपके कुछ पर्सनल टर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपना फाइनेंस मैनेज करते हैं? मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से मेरे को जो हमारा फाइनेंस था वो सारा मैंने मेंटेन किया, खुद ही मैंने मैनेज किया, और उसके बेसिस पे मैंने पूरा एक हमारा इन हाउस ईआरपी डेवलप करवा दिया। तो आज जो काम 4 या 5 जनों को करके आप लेके एक अकाउंट्स की टीम डेवलप करेंगे, उसके साथ में आप कुछ सॉफ्टवेयर्स खरीदेंगे, आपको किसी थर्ड पार्टी से कोई ऑडिट करवानी पड़ेगी, उन सब चीज़ों के लिए मैंने एक चेक लगा के हमारा खुद का ईआरपी सिस्टम डेवलप कर दिया, जिससे हमारा आप हर आवर का अकाउंट्स रेडी रहता है, उसमें हमें कहीं पे भी कोई लूपहोल नहीं है। तो वो सिस्टम डेवलप करने के बाद में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के कारण से मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला इस चीज़ के लिए। जी, अभी सर आपने बताया कि जैसे आप खुद एक आईटी कंपनी ऑन करते हैं, तो आपको जो इनिशियल फेज़ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े सर? इनिशियल स्टेज में जब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया तो मैन पावर नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से काम करना पड़ता था, मैं खुद करता था। सॉफ्टवेयर के लिए जाते थे तो सॉफ्टवेयर कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। मैं आपको सन 2001 की बात बता रहा हूँ, 1999 नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था। पर सन 2001 में जब वो कुछ बन के मार्केट में निकला तो लोग टाइम भी नहीं देते थे। बीइंग मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके यहाँ विजिट करता था, एक आदमी के बाद 10-10, 20-20 बार भी जाता था, तो कोई भी ये नहीं बोलता था हम सॉफ्टवेयर नहीं, हम तो हाथ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन है, कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको, ऐसा नहीं है कि हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो उस वक्त आदमी को समझाना एक बहुत बड़ी टास्क थी। तो सर 1900 मतलब जब आपने 2001 में आप बता रहे हो, तब आपने जब स्टार्ट किया तब लोगों को आप मतलब मैनुअल जाके समझाते, तब सॉफ्टवेयर वगैरह का इतना चलन था भी नहीं तो वो कितना चैलेंज रहा आपके लिए? बहुत ज़्यादा चैलेंज रहा। शुरू के पहले साल में 10 सॉफ्टवेयर नहीं बेच पाए हम 2001 में। कोई भी चीज़ थी, हमने पहले जो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे आर्टिकलशिप में मैंने देखा था कि बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बैलेंस शीट, CMA, फॉर्म मैनेजर, ऐसे करके मैंने सॉफ्टवेयर निकाला। उसके बेसिस पे मैं मार्केट में गया तो मार्केट में कोई समझने को तैयार नहीं, बोले कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट है, हम काम कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला आप इनकम टैक्स को इसके अंदर और इनकॉर्पोरेट करो, तो मैंने इसमें इनकम टैक्स डाला। तब भी मेरे को बहुत चैलेंज आए कि लोग बागों के पास कंप्यूटर नहीं होता था, लोग बाग हाथ से ही कंपटीशन बनाते थे, मैनुअल रिटर्न फाइल्स होती थी, कोई ई-फाइलिंग वगैरह उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, कोई भी 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता था। जो लोग थे वो यानी 50s के अंदर थे, तो वो कंप्यूटर इक्विप्ड नहीं थे। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर
अवेलेबल नहीं था, कॉस्टिंग ज़्यादा थी, फिर वो ऑपरेट नहीं कर सकते थे तो वो डिपेंडेंट थे अपने जो उनके यहाँ पे ऑपरेटर आता था उस पर डिपेंडेंट थे। ऑपरेटर कभी समझना नहीं चाहता था कि मैं सॉफ्टवेयर को ऑपरेट क्यों करूँ, जो मेरा काम चल रहा है मैं तो उसी से करूँ कि जिससे डिपेंडेंसी मेरे ऊपर बनी रहे। तो बहुत एक ऐसा समय था जिसके अंदर उस वक्त में सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। बहुत कम बड़ी फर्में थी जो सॉफ्टवेयर लेती, जिनके पास थोड़ा सा था, पर वो बड़ी फर्में आपको एंटरटेन नहीं करती थी या उनके पास जो मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर था तो ऑलरेडी था। तो एक बहुत बड़ा यानी 2001, 2, 3, 4 तक बड़ा चैलेंजिंग ईयर्स थे जिसके अंदर सॉफ्टवेयर चलाना, आपको किसी को असिस्ट करना कि साहब देखो ये बेनिफिट मिल रहा है, बड़ा मुश्किल थी। उस वक्त डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चलते थे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे प्रिंटिंग निकालना ये बहुत बड़ी एक टिपिकल टास्क थी। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी चलती थी वो डॉस बेस्ड टेक्नोलॉजी चलती थी। मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो विंडो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो चैलेंज था एक अपने आप में कि आपको उसको एक सिस्टम पे चलाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है, उसकी डिपेंडेंसीज, उसको प्रिंटर सपोर्ट करना है, डॉस प्रिंटर। तो वो एक ऐसा था कि आपको हर चीज़ के अंदर, हर ऑप्शन के अंदर आपको लड़ना पड़ रहा था, आपको समझना पड़ रहा था। चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली यानी आपके कह सकते हैं कि फेवर में नहीं थी। कोई कंप्यूटर आप विंडोज़ उस वक्त शायद विंडोज़ 95, 98 चलती थी, तो आप वैसे ही उलझ जाते थे। फिर बक्का आया था 2000 की बक्का, तो वो भी उस वक्त इशू चल रहा था, तो कंप्यूटर पे हाथ नहीं लगाने देते थे लोग बाग, क्योंकि एक वो अच्छी आपके लिए अच्छा अमाउंट इन्वेस्टेड था, तो कल को ख़राब कर दोगे आप, कुछ कर दोगे। फ्लॉपी ड्राइव आती थी तो अपने सॉफ्टवेयर को उससे अपडेट करना है। बाद में सीडी ड्राइव नहीं मिलती थी, तो आप सीडी ड्राइव कैसे लेके जाओगे क्लाइंट के पास में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। जी सर, अगर अपन बात करें आज से 20 साल पहले की 2005 के आसपास, तब उस टाइम पे इतनी आईटी कंपनी होती नहीं थी। आजकल हम इतने स्टार्टअप देख रहे हैं कि हर दूसरी गली में आईटी कंपनी है। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम स्टार्टअप करना ज़्यादा इजी था क्योंकि कंपटीशन कम था, या अब ज़्यादा इजी क्योंकि अभी तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है? कंपटीशन बढ़ गया है, पर देखिए मार्केट में सबके लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करेगा, आप भी अगर काम करना चाहोगे तो आपके लिए भी जगह है। बस चीज़ ये है कि वो सक्सेस किस रेट के ऊपर मिलती है वो एक मैटर करता है। आज स्टार्टअप की जो अपन बात करते हैं तो स्टार्टअप में लोग बाग इमीडिएट फंडिंग लाके कमाने की सोचते हैं। वो इजी टास्क नहीं है कि इमीडिएट फंडिंग आ जाएगी और कमा लेंगे। जो आईटी कंपनी का लॉन्ग टर्म विज़न है ना, वो लोगों के पास आज नहीं है। शॉर्ट टर्म विज़न में पैसा कमा के एक को देखा, दूसरे ने कहा कि यार अपन भी ये काम कर लेते हैं, पैसा मिल जाता है। आइडिया बहुत लोगों के पास होता है, पैसा नहीं होता। पैसा होता है तो उसके बाद उनके पास में संयम नहीं होता कि हम इसको थोड़ा टाइम और चलाएं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कंपटीशन बेटर है। आप अगर अच्छी चीज़ें बना रहे हो, अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप मार्केट क्रिएट कर लोगे। थोड़े टाइम लग सकता है ज़्यादा आपको, पर मार्केट बनेगा। तो सर स्टार्टअप कल्चर को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि आजकल के जो यंग फाउंडर हैं, आपकी नज़र में क्या वो स्मार्ट हैं या अभी भी कुछ सीखने की ज़रूरत है उनको? मैं तो स्टार्टअप के अंदर यही मानता हूँ कि आज की जनरेशन ये चाहती है कि बस मेरे पास एक आइडिया है, पैसा डाला, और उस पैसा डालने के बाद में अब मेरे पास में एक इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर को मैं वो बेचूंगा और ज़िंदगी भर बैठ के खाऊंगा। वो सक्सेस स्टोरी को देखता है, वो जो उसके पीछे पेन होता है, उसको जो उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि एक स्टार्टअप को कैसे चलाना है, उसकी जो प्लानिंग होती है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती है। ज़्यादातर स्टार्टअप क्या है, कैश बर्न करते हैं। वो कैश बर्न करने के बाद आपको मार्केट को भी ख़राब कर देते हैं। उनके पास में इतनी झील नहीं होती कि इसको चलाना है। उनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। जबकि पहले जब अगर आपका आइडिया है, उसको आप अपने बच्चे की तरह पालो, उस बच्चे की तरह पालने के बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा काम सीख जाए, तब वो आपको अर्निंग देना चालू करेगा। पर आज का स्टार्टअप क्या कहता है, बच्चा हो गया और अब ये पैसा कमाना चालू कर देगा। वो बहुत मुश्किल का काम है। जी, तो सर एक कोई भी हमारे जैसे जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनमें से अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको इनिशियल स्टेज पे ऐसी क्या कुछ 4-5 बातें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? आप स्टार्टअप करो, पैसा कमाने की सोचो, अपने फंड को ढंग से मैनेज करो, जिससे कि आपको डिपेंडेंसी नहीं हो, काम चलता रहे।
शुरू में आपको रिक्वायरमेंट है तो ये नहीं कि आप उसके ऊपर पैसा दे के ज़्यादा मैन पावर को ले आओ और उसके बेसिस पे आप जब प्रोडक्ट को लॉन्च करो तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद में जो मेन एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्चिंग के बाद होता है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तब आपको फंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तब तक के लिए अपने आप फंड्स को मैनेज करके वहाँ तक के लिए आप इंतज़ार करो। अगर आप उसको ये मानते हो कि मेरा स्टार्टअप का टोटल जो टेन्योर है 2 साल है, तो आप उसको मान के चलो वो 5 साल बाद आपको कमाई देगा। उस समय तक के लिए आप अपने आप का ढांढस बनाए रखो या आप अपने आप को इतना इक्विप्ड रखो कि 5 साल बाद जब वो अर्निंग चालू करेगा तो जो उसकी वैल्यूड होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपको इमीडिएट पैसा लेना है तो वो स्टार्टअप यानी कि फिर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोच रहे हो, आप अपने आइडिया को बड़ा करने के लिए नहीं सोच रहे हो। जी, आप सर बहुत सारी कई क्रिप्टो करेंसी की चर्चाओं पर हिस्सा रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सर आपका क्या विचार है? क्रिप्टो कभी भी मेरी नॉलेज में मेरे को कभी भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप ये एक तरीके से इतना ज़्यादा रिस्की एरिया है कि गवर्नमेंट उसको कैसे अलाउड करेगी, उसको कैसे लीगलाइज करेगी। आप क्रिप्टो के अंदर है, एक क्रिप्टो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी उसकी वैल्यू गिर गई तो आपके पास में एक रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर जो आप पेमेंट्स हो रहे हैं, आज आप क्रिप्टो के जो यूजेस देखोगे वो ज़्यादातर थ्रेटनिंग और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लैकमेलिंग, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, क्योंकि आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते हो। ये क्रिप्टो को आपको ट्रेस करना बहुत मुश्किल का काम है। इसका रेगुलराइजेशन नहीं है। इसके ऊपर आप इंडिया के अंदर 30% टैक्स लगा रखा है आप। तो लोग बाग क्या कर रहे थे कि इसके अंदर बाहर की कंपनियां आपको इसके अंदर सैलरी पेमेंट कर देती हैं, आपका पेमेंट कर देती हैं, आप उसको दिखाते नहीं हो और आप सोचते हो कि इसके अंदर आपका टैक्स बच जाएगा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी 30% का स्लैब लगा दिया और गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आई है। और मेन क्रिप्टो के अंदर की जो इसके ऊपर इसकी प्राइजेज़ हैं ना, वो प्राइजेज़ कहीं से भी वैलिड नहीं लगती। और कोई कंट्री भी है ना इसके अंदर पेमेंट जो लीगल चैनल के थ्रू है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका कभी भी इस क्रिप्टो के ऊपर कोई भी वो उसको रेगुलेट नहीं कर सकती। तो उसके अंदर उसको ये नहीं है कि मैं इस क्रिप्टो को आज रोक दूंगी या वो उसको छाप सकती है, वो उसको क्रिएट कर सकती है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जी। तो इसलिए ये तो सर अभी जैसे आपने टैक्स की बात करी, तो अभी जो अपना टैक्स अभी अपडेट होके जो आया है, तो उसको अगर सरल भाषा में हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहो तो? टैक्स जो नया रिजीम आया है, नया रिजीम आया है वो, हाँ, तो ये गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या है, जो असेसी होता है, जो एक व्यक्ति को रिटर्न भरनी होती है, उसमें 2 ऑप्शन दे दिए, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में एक बेनिफिट दिया कि स्लैब्स को छोटे टुकड़ों में बांट के रेट ऑफ टैक्स है वो कम कर दी। उसका बेनिफिट ये हुआ कि आपको जो एक लिमिटेड सर्टेन स्लैब तक इतना कम टैक्स देना पड़ेगा। पर ओल्ड रिजीम के अंदर आपको जो डिडक्शन अलाउड थे, जो एक व्यक्ति अपने LIC, म्यूचुअल फंड, PPF, EPF के अंदर जो इतनी भी सेविंग्स करता था उन सबको हटा दिया। तो आज ओल्ड रिजीम में आप अगर सेविंग कर रहे हो तो बेनिफिट ले सकते हो, और अगर न्यू रिजीम में कर रहे हो तो इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले सकते। जब आपकी रिटर्न अगर एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर है तो जो न्यू रिजीम है वो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली बेनिफिशियल नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो वो अलाउड नहीं होते। तो उसके लिए ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप NPS में कर रहे हो, आप मेडिक्लेम ले रखा है, आपने 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप हाउस प्रॉपर्टी पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर अलाउड नहीं होंगी। अगर आपका क्वांटम अच्छा है तो डेफिनेटली आपको ओल्ड रिजीम में ही जाना पड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है सर, आज का जो युवा है वो टैक्स सेविंग को लेके स्मार्ट हो गया है या अभी भी कुछ सीखने की ज़रूरत है? आज का युवा टैक्स सेविंग डिफरेंट तरीके से समझता है। अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ सबको शेयर मार्केट का ही चस्का चढ़ा हुआ है कि एक शेयर मार्केट है जिसके ऊपर रिटर्न आता है। तो जितने भी लोग हैं वो उसी के ऊपर कि शेयर मार्केट चल रहा है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो डिफरेंट हो चुका है बिल्कुल ही। पहले उनको ये था कि अब हम न्यू रिजीम में चल जाएंगे, तो ओल्ड रिजीम में कंपल्शन होता था कि आपको इतना पैसा करना है, तो वो उसके अंदर आपके
एनपीएस के अंदर कर देते थे, आपके एलआईसी परचेस कर लेते थे। अब उन्होंने कहा कि भाई अब इसमें रिटर्न तो आता नहीं है, न्यू रिजीम में टैक्स भी कम लगेगा, तो उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ के अब शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के अंदर अपना, ऐसा लगता है, ज़्यादा ध्यान देना चालू कर दिया। जी सर, आज की जो टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी है, अगर हम 10 साल पहले की टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी से कंपेयर करें तो कितना कुछ बदला है? आज और पहले जितने लोग थे वो टैक्स सेविंग ज़्यादातर आपके बॉन्ड्स परचेज करते थे, केवीपी परचेज करते थे, आपके एनएससी परचेज करते थे, इन चीज़ों में एलआईसी परचेज करते थे, तो इन चीज़ों के अंदर टैक्स सेविंग करते थे। अब जो नए लोग हैं वो नए लोग टैक्स सेविंग में सिर्फ उतना ही करना चाहते हैं जितना कि उनको कोई बेनिफिट मिल सके। अदरवाइज़ कोई भी ट्रेडिशनल जो सेविंग स्कीम्स हैं उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। सब लोग अपने जो नया आज चल रहा है जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो उसी के ऊपर भागना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट से ही संभव है। तो सर, अभी टैक्स के साथ एक जीएसटी और नाम बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, और जीएसटी हर चीज़ में लगा दी गई है, तो आपके हिसाब से ये कितना सही है? नहीं, जीएसटी अच्छा है। पहले सर्विस टैक्स और वैट हुआ करता था, एक्साइज हुआ करती थी, कस्टम हुआ करता था, तो अब एक ही टैक्स कर दिया है जो जीएसटी हो गया। आज जितना भी आइटम है, जो लीकर और ये अपना पेट्रोल को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के पूरे देश में जो भी लागू है वो अब जीएसटी लागू है। पहले जीएसटी से पहले हर चीज़ में डाउट हुआ करता था कि इस पे जीएसटी भी लगेगी, उस वैट भी लगेगा और सर्विस टैक्स भी लगेगा। वन टैक्स आने के बाद में आपकी रेट एक हो गई, पूरे इंडिया में सिमिलर रेट हो गई, वरना पहले वैट की रेटें भी क्या होती थी, अलग अलग होती थी। तो वैट की रेटें क्योंकि स्टेट वाइज डिसाइड होती थी तो अलग अलग होती थी, तो अब यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि जीएसटी लागू करना जी एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे रेटों के अंदर डिफरेंसेस हट गए। सर, आपके हिसाब से जीएसटी की वजह से कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे पॉजिटिव मतलब रिजल्ट देखने को मिले हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि सभी सेक्टर्स बराबर हैं। जीएसटी सबके लिए एक जैसा है। जीएसटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपको कुछ भी काम करना होता है तो आपको ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप किसी भी व्यापारी से अगर डील कर रहे हो, उससे इनवॉइस ले रहे हो, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि यह डिफ़ॉल्टर है, किस तरीके का ये व्यापारी है, किस चीज़ में डील कर रहा है, इसने रिटर्न प्रॉपर भरी है या नहीं भरी है। अगर वो नहीं भर रहा है तो आप हो सकता है कि उसके साथ में डील ना करो, क्योंकि आपको वो टैक्स क्रेडिट को डिपॉजिट नहीं करवाएगा, तो आपको एक उसको आपकी जेब में से जमा करवाना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने जो सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने, ये सिस्टम तो बहुत अच्छा बनाया है। आपको पास में गवर्नमेंट के पास इतना डेटा इकट्ठा हो चुका है कि वो क्लिक करते ही उसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये कहाँ पर टीएसटी की चोरी हो रही है, और इस सिस्टम को वो धीरे धीरे और ज़्यादा इक्विप्ड करते जा रहे हैं। तो इसका फ्यूचर में बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा। तो जो भी टैक्स की चोरी है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। जी सर, जो यंग लोग हैं वो जो टैक्स सेविंग की प्लानिंग स्टार्ट कर देते, तो उनको कितना जल्दी करना चाहिए या फिर मार्च का वेट करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से टैक्स प्लानिंग के बाद में अगर कोई सेविंग करना चाहता है तो उसको 12 महीने मिलते हैं, तो 12 महीने में 12 बार करनी चाहिए। तो हर बार इन्वेस्टमेंट टुकड़ों में होता है, उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसका बेनिफिट कम होता है। तो आज जितने ज़्यादा लोग अगर बेनिफिट करेंगे, अगर आज उनको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है और वो अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में करवा देंगे तो उनको 12 महीने का ब्याज भी मिल रहा है। वो मार्च के अंदर नहीं मिलेगा उनको, वो बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। तो अपनी प्लानिंग जो करनी चाहिए वो इसी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप की बकेट्स के अंदर हो, थोड़ा थोड़ा हो, सिक्योर्ड हो, जिससे क्या है आप उसके बेसिस के ऊपर अपनी अर्निंग को फिक्स कर सकें। इन फ्यूचर के लिए आप सिक्योर्ड रहें। जो आपके पास एक्सेस फंड हो उसको आप हो सकता है कि आप थोड़ा अग्रेसिव वे के अंदर इन्वेस्ट कर दें, वो आप वन टाइम भी कर सकते हैं। पर बेटर यही है कि अगर आप टुकड़ों में करते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। जी सर, आपके अकॉर्डिंग आज की जो नई जनरेशन है वो टैक्स फाइनेंस के हिसाब से
कितनी सीरियस है, पहले से ज़्यादा जिम्मेवार है या नहीं? नहीं, मेरे को तो बहुत कैजुअल अप्रोच लगती है हाँ। कि सिर्फ रिटर्न बढ़ने का काम है, हमें बस हमारी रिटर्न फाइलिंग हो गई, टाइम पे हो गई, इट्स ओके। पर उनको ये नहीं है कि आज आईटीआर के अंदर, इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर इतनी डिटेल्स मांगी जाती है जो आदमी देखता नहीं है, उसको वेरीफाई नहीं करता। गवर्नमेंट ने AIS TIS लॉन्च किया है जिसमें जो आपके इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब दिखते हैं। तो आदमी, वो हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, आदमी का सिर्फ एक ही ये परसेप्शन है, आप इसके बेसिस पे हमारी रिटर्न फाइल कर दो, चाहे वो सही है चाहे गलत है। कोई ट्रांजेक्शन छूट भी गए वो भी उसको वेरीफाई नहीं करता। तो बहुत कैजुअली इसको जो होता है वो ट्रीट किया जाता है कि यार जो इन्फॉर्मेशन आ गई बस उसको भर दो, जो इन्फॉर्मेशन रह गई उसको छोड़ दो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो रिटर्न बढ़ने का तरीका होता है, हर आदमी को लास्ट में बढ़नी है, और लास्ट में बढ़ने के अंदर भी यही है कि जो आपके पास डिटेल है उसको भर दो। कोई वेरीफाई करने को तैयार नहीं होता इस चीज़ को कि मैं इसको वेरीफाई भी कर लूँ कि ये चीज़ है, मेरे पास ये डेटा रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे आप रिटर्न को भर लो। तो मैं तो बहुत कैजुअल अप्रोच मानता हूँ आज जो जी। अभी सर एक जब नई टेक्नोलॉजी आई है AI, तो AI को आप किस तरह से देखते हैं? AI देखो आज की तारीख में सबसे हॉट टॉपिक है। हाँ। और मेरे को ऐसा लगता है जितना दिखाया जा रहा है ना उतना नहीं है, कि AI बहुत कुछ कर रहा है, कई फील्डों में बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर जितना दिखाया जाता है उतना उसका आउटपुट आता नहीं है। कई फील्ड्स में वो बहुत अच्छा हो सकता है, कई फील्ड में वो बहुत बुरा हो सकता है। उसके पीछे जो चीज़ चल रही है वो लोगों ने यूज़ नहीं की है। जब यूज़ करेंगे, एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करेंगे, तब जाके उसका एनालिसिस मालूम पड़ेगा। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ी AI में कमी लगती है कि जो आदमी सुन रहा है, जो एडवर्टाइज देख रहा है, या कोई आजकल रील का चलन बहुत ज़्यादा है तो रील देख रहा है तो उसे मान के बैठा है AI ड्रास्टिकली चेंज कर देगा, जबकि उसने यूज़ नहीं किया उस AI को उस वक्त तक। एक छोटा सा किसी ने लेटर लिख लिया, ईमेल ड्राफ्ट कर ली, किसी डॉक्यूमेंट का कुछ वो निकाल लिया जो डे टू डे के काम है, इसमें AI बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। पर जहाँ पे थोड़ी सी भी स्किल्ड की रिक्वायरमेंट है, मेरे को नहीं लगता कि AI उसको रिप्लेस कर पाएगा। जी सर, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि AI लोगों की जॉब खा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सच में AI लोगों की जॉब वो कर रहा है? इंडिया में तो अभी उसका कोई इम्पैक्ट दिखता नहीं है। बाकी पेपरों में पढ़ते हैं तो वो जो इनिशियल लेवल की, एंट्री लेवल के जो लोग होते हैं उनकी जॉब के ऊपर थोड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर इनिशियली वो स्किल्ड नहीं होते। उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होता है तो उनको करने के लिए, उसको काम करने के लिए AI अच्छा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फिर भी फुल रिप्लेस कर देगा, पर हाँ एफर्ट्स कम करके या कुछ मैन पावर कम कर सकता है कि आज जहाँ 100 जनों की रिक्वायरमेंट है 50 जनों की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 50 नहीं है तो 30 जनों की रिक्वायरमेंट रह जाएगी, पर रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। जी सर, आप अभी खुद एक IT कंपनी ऑन करते हैं, तो AI के आने से क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ईजी हुई हैं? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अभी तक AI के अंदर कुछ भी हमारा इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो हमारे को कोई ईजीनेस नहीं लगी। हमने कई प्लेटफॉर्म देखे, तो उन प्लेटफॉर्म को देखने के बाद में जो अभी इनिशियल लेवल का, जो एक फ्रेशर लेवल पे जो काम किया जाता है, उस फ्रेशर लेवल के काम के अंदर आपका काम बढ़ जाएगा। अभी काम कम होता हुआ नहीं दिख रहा कि आप उसको इंस्ट्रक्शन बेस्ड काम करवा लोगे, पर उसमें टाइम बहुत लगता है। उस टाइम के बाद में आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर और टाइम लगता है। तो हो सकता है कि वो काम मैं आज जो मेरे एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे कम टाइम में कर लूँ। तो अभी मेरे को बहुत बड़ा थ्रेटनिंग नहीं लग रही कि जो हमारे फील्ड से रिलेटेड कि कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए मैं आज तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि दिक्कत आएगी अभी, पर हाँ ठीक है, ये जैसे ग्रोइंग कर रहा है तो फ्यूचर में देखने की बात है कि आपको ये कितना हार्म करेगा या कितना आपकी मैन पावर कम करेगा, वो फ्यूचर ही डिसाइड आपको सर AI इन फ्यूचर मतलब आप पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, AI का नेगेटिव वो भी हो सकता है? AI कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, AI सपोर्टिव रहेगा हमेशा। आपको जैसे एक हेल्पर की ज़रूरत रहती है, वैसे ही ये एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा आपका। गूगल जिस तरीके से आपका एक हेल्पिंग हैंड हुआ, वही उसी तरीके से AI भी एक आपका हेल्पिंग हैंड हो जाएगा कि जब आपको कुछ करनी होगी तो एक एज ए असिस्टेंट आपको काम कर देगा। पर यह है कि आपको रिप्लेस कर देगा, ये
लगता बहुत कम है। ठीक है कि आज स्किल्ड मैन पावर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर ये उनको सपोर्ट करेगा, तो ये मैन टू मैन डिफ़र करेगा। अगर एक आदमी ने उसको सीख लिया तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। जो उसके अंदर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि वो मार्केट से आउट हो जाए, और जो उसको सीख के उसके साथ चल जाएगा तो उसके लिए हमेशा मार्केट खुला रहेगा, जी। अच्छा रहेगा। अभी सर आपने खुद की जो आईटी कंपनी बनाई, तो उसका आइडिया आपको कहाँ से आया स्टार्ट में, और क्या क्या चैलेंजेस आपने इसमें फेस किए? मैंने आपको बताया कि मैं जब बीकॉम कर रहा था तब मैंने कंप्यूटर एक बार ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी इंटर्नशिप चालू की सीए की, तब हमारे में जो मैं ऑडिट करने के लिए जाता था तो उसमें मेरे को एक बैलेंस शीट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम लगती थी। तो उसके अंदर मैंने कहा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। तो उसी काम को करने के लिए तब मेरे को आइडिया आया कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जिससे कुछ इनपुट से आपको बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्टें बनी मिल जाएं। तो आपकी जो आपके मैनुअल काम है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे। उसी को सोचते हुए मेरे को उस वक्त आया। तो इसलिए 3 साल सीए होते ही मैंने नेक्स्ट डे से अपना काम चालू कर दिया अकाउंटिंग का, साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना चालू किया। जब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना चालू किया तो मैंने विजुअल फॉक्स प्रो में चालू किया। उस वक्त फॉक्स प्रो चलती थी, वो थी डॉस बेस्ड। मैंने विजुअल फॉक्स प्रो सीखना चालू किया। सुबह सीखता, दिन भर प्रैक्टिस करता, और फिर 2 महीने 3 महीने के बाद में जब मेरे को लगा कि यार ये तो विजुअल फॉक्स प्रो स्केलेबल नहीं होगी, तो उस वक्त विजुअल स्टूडियो में विजुअल बेसिक बहुत चल रही थी। तो मैंने विजुअल बेसिक को डाइवर्ट किया। वो मेरे को आती नहीं थी, पर थोड़ा बहुत लॉजिक मेरे को आइडिया था। फिर मैंने एक लड़के को एम्प्लॉयड किया, फिर उससे सॉफ्टवेयर बनवाना चालू किया। तो इनिशियल स्टेज पे आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, आपके पास पैसा नहीं, एक आइडिया है, उस आइडिया के बेस पे आप काम करना चाह रहे हो। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आप जानते नहीं थे, तो वो बहुत इनिशियल स्टेज पे आपको उसका वर्क फ्लो कैसे बनाना है, बैक एंड डेटाबेस को किस तरीके से रखना है। आप फ्यूचर नहीं सोच रहे थे, आप आने वाले 2-3 साल की ही सोच रहे थे, क्योंकि आपको इतना बड़ा आइडिया नहीं था कि इतना आपका क्लाइंटेज क्या होगा, आगे क्या आपको पास में प्रॉब्लम फेसेस होंगी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के कारण, कैसे इसको करना है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त। सॉफ्टवेयर के अंदर लोगों को नॉलेज नहीं थी, विजुअल बेसिक बिल्कुल नई लैंग्वेज थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा काम आता नहीं था, और आपके पास ज़्यादा नहीं था तो उस वक्त आप ऐसे इनिशियल लेवल के जो फ्रेशर्स होते थे उनसे काम करवा रहे थे। तो हिट एंड ट्रायल करके आपको सॉफ्टवेयर बना के दे रहे थे जिसमें टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए वो समय बहुत ही 2-3 साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के रहे उसके अंदर। और सर आपने अपनी कंपनी खोलने के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अभी तक? क्योंकि जो आईटी हब है वो बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी जगहों पे हैं, आपने जयपुर जैसी जगह पे आईटी कंपनी को वो किया। जयपुर जैसी कंपनी में आपकी मानो किस्मत थी या क्या था कि टैक्सेशन में पूरे इंडिया में नाम है। तो अदरवाइज़ जयपुर जैसी जगह पे अगर आप काम करते हो तो हर आदमी सोचता है इधर कौन सी कंपनी होगी। फिर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आईटी कंपनी के लिए बात करते हैं तो लोग बाग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि एक आईटी कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चला रहा है। वो टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर हैं, तो इसलिए टैक्सेशन का हमारे ऊपर एक तरीके से ठप्पा लगा हुआ है कि यार ये लोग सिर्फ टैक्सेशन का काम करते हैं। तो एक मैन पावर मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा एक मुश्किल है, इधर मैन पावर नहीं मिलती। जैसे ही थोड़ा सा आदमी ट्रेंड होता है वो भाग जाता है, उसको भी ये लगता है कि मैं कोई बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी ज्वाइन करूं, वहाँ पे जाऊं, वहाँ पे मेरे को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मेरे को सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा। तो बड़ा मुश्किल है। जो जयपुर से बाहर जाके काम कर रहा है वहाँ से वापस जयपुर नहीं आना चाहता, जयपुर आना चाहता है तो वहाँ की पैकेज से आपको कंपेयर करता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जयपुर में काम करने की। अगर इसी की जगह आप कहीं बाहर चल जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपने सर अभी तक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको आप बोल सकते हो कि ये हमारा अभी तक का मतलब जिसको पूरे इंडिया से फ़ायदा होता हो, या जो भी आईटी फील्ड से हैं या किसी भी फील्ड से हैं वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए मेरा सॉफ्टवेयर तो भी ड्रीम जो मैंने सबसे पहले सोचा था वो जीनियस सोचा था। और जीनियस के नाम से जो आज सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में टैक्सेशन कि ये इनकम टैक्स की रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न, 3CD फाइलिंग इसके लिए अच्छा चलता है। पर मेरे जो शुरू से लेके आज तक
शुरू के 10-12 साल के अंदर मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैन पावर मैनेजमेंट को लेके। मैंने मार्केटिंग खुद की, सपोर्ट खुद किया, मैंने डेवलपमेंट खुद किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टाफ रखा, स्टाफ को हैंड ओवर किया। पर जब मैं देखता था तो डिफरेंसेस बहुत होते थे। क्लाइंट को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, डेवलपर इंटरेस्टेड नहीं होता कि ये चेंज करूँगा आपका, ये मेरी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा। सपोर्ट वाला होता था, वो कोई जेन्युइन बात बोलना चाहता था कि वो कम्युनिकेशन गैप कैसे हटे। क्लाइंट को सुनो, मार्केटिंग वाले को सुनो, सपोर्ट को सुनो, डेवलपर को सुनो। तो उन चारों का कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। तो मैंने पिछले 12 साल से एक टेक्नोलॉजी, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की सोची और 12 साल से मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म को बनाने में मैंने अपना समय, पैसा, मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव है कि मैं आज कुछ जो मैंने कहा, जो मैंने अपना इतने समय से जो मैंने प्रॉब्लम फेस की, उसका एक सॉल्यूशन मार्केट में और सब लोगों के लिए अवेलेबल हो। वो IT कंपनीज़ हों, सिटीजन डेवलपर्स हों। तो उसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिससे मेरे को लगता है वर्ल्ड के अंदर उसको अपनाने से, उसको अडॉप्ट करने, जो भी उसको यूज़ करेगा तो उसको जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, बहुत और ये कम। कब तक सर आ जाएगा आपका जो प्रोडक्ट्स है? आपका जो खुद का सर एक जेनकोडेक्स करके खुद का सॉफ्टवेयर हाँ, है, यही मैं इसके लिए, उसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? ये जेनकोडेक्स एक हमारा प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है। ये प्लेटफॉर्म जावा बेस्ड है, जावा, एंगुलर, हाइबरनेट यूज़ करके हमने इसको बनाया है। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एक वेबसाइट को बनाने के लिए 3 लोग लगते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और एक डिज़ाइनर। थोड़ा बहुत आपको DB जो डेटाबेस के लिए एक आदमी चाहिए होता है, वो होता है। तो इन सब चीज़ की जगह हमने एक फुल स्टैक डेवलपर होता है जिसको सब चीज़ की नॉलेज होती है। तो जेनकोडेक्स से आप एक आदमी ये सारी चीज़ों का काम कर सकता है। तो हमने इस पर अभी कुछ ट्रेनीज बैठाए और उनका आउटपुट चेक किया। तो 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद में एज ए फुल स्टैक डेवलपर वो 6 महीने की एक्सपीरियंस जितना आदमी काम कर लेता है। वही 3 महीने अगर हमारे साथ काम कर रहा है तो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस जो आदमी होता है उतना आउटपुट वो दे रहा है। अब 1 साल वाला आदमी करीबन 3 से 5 साल तक के बराबर आउटपुट देगा। तो ये हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया कि आपको स्किल मैन पावर शॉर्ट पीरियड में और बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कोड के साथ में वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, जो ये वर्ल्ड वाइड अभी तक हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसको मैं पिछले 10-12 साल, यानी कि शुरू के इनिशियल 10-12 साल में सोच रहा था, उसको बनाने में मेरे को 12 साल लगे। तो आज ये करीबन आप ये देख लीजिए 24-25 साल मेरे पूरे करियर का ये सबसे बड़ा एक वो है, मेरा टारगेट है कि मैं इसको किसी तरीके से सक्सेसफुल कर लूँ। इसके अंदर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लोगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हर 5 साल में, टेक्नोलॉजी क्या होती है कि अपग्रेडेशन मांगती है। वो 5 साल के बाद में आपको ये लगता है जो आपने इनिशियल लेवल पे बनाया था इसमें ये कमी रह गई, इसको इस तरीके से पूरी करनी है, अब करनी है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना पड़ता है। पर इसमें हमने इसी चीज़ को ध्यान रखा कि अगर आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होगी, उसकी वर्जनिंग अपग्रेड करनी होगी, तो ऑन क्लिक ये भी अपग्रेड हो जाएगी और उसके अंदर आपको शुरू से ही पूरे एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। सिर्फ 5 to 10% एफर्ट्स के अंदर वो आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके दे देगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। फिर इसके अंदर सेकेंडली कि आप आजकल हर कोई मोबाइल ऐप भी मांगता है, तो इसी के अंदर सिंगल कोड से आपका iOS और एंड्रॉयड इन दोनों का भी ऐप बन जाएगा। ये भी अभी वर्ल्ड में कोई करके नहीं दे रहा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। जी, थैंक यू सर। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।